हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने पीछे खड़े आदमी को अनदेखा करते हुए जियाओ लिजी ने बोतल खोली और फेंक यून को दवा और पानी पिलाया। जब वह यह कर चुकी तो उसने अपना खंजर निकाला और उसे अल्कोहल से कीटाणु रहित स्टेरिलाइज किया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसका उपयोग फेंक यून की हथेली के सड़े हुए मांस को काटने के लिए किया। उसने घाव को दबाया जिससे काला खून बाहर निकल गया। जब खून फिर से लाल हो गया तभी उसने मरहम लगाया और घाव पर पट्टी बांधी। जब वह काम पूरा कर चुकी तो उसने मुड़कर देखा कि पेई यजुन पहले ही दूर जा चुका था। जब उसे कोई नहीं देख रहा था तो उसने खून बढ़ाने वाली कुछ दवा निकाली और फेंक यून को खिला दी। काम खत्म करने के बाद उसने उसे एक साफ जगह पर खींच लिया और उसे आराम करने दिया। हालांकि यह सच था कि अगर लोग झोंबी के शारीरिक तरल पदार्थों या वायरस से दूषित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो वे झोंबी बन सकते हैं, लेकिन यह एबिलिटी यूजर्स पर लागू नहीं होता था। जब तक उनका स्तर या प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम वायरस से मजबूत थी, वे ठीक रहते थे क्योंकि उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा झोंबी वायरस को दबा सकती थी और उसे बाहर निकाल सकती थी। कुछ विशेष शारीरिक गठन वाले लोग अपने शरीर के भीतर वायरस को निगलने, उसे ऊर्जा में बदलने और उसे सोखने में भी सक्षम थे। यही कारण था कि उच्च स्तरीय एबिलिटी यूजर निम्न स्तरीय झोंबी से लड़ते समय घायल होने पर भी झोंबी में नहीं बदलते थे। हालांकि जीवित रहने की संभावना इस बात पर भी निर्भर करती थी कि झोंबी वायरस एबिलिटी यूजर के रक्त प्रवाह में कितनी मात्रा में प्रवेश कर गया है। भले ही झोंबी एबिलिटी यूजर से कमजोर हों, अगर शरीर में बहुत अधिक वायरस प्रवेश कर जाए तो यह फिर भी उन्हें झोंबी बना सकता है। इसलिए झोंबी झुंड के हमले का सामना करते समय एक उच्च स्तरीय एबिलिटी यूजर को अभी भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी। यदि वे लापरवाह होते तो वे जीवित खाए जाने या झोंबी में बदलने के कारण मर सकते थे। अभी अभी उसे नहीं लगा कि पेई यजुन ने जो किया वह गलत था। हर कोई जीवित रहना चाहता था और किसी का दूसरे व्यक्ति को बचाने का कोई दायित्व नहीं था। इसलिए जब उसने खुद को बचाने और फेंक यून को छोड़ने का फैसला किया तो जियाओ लिजी उसे समझ सकती थी। अगर वह भविष्य नहीं जानती होती तो शायद उसने भी ऐसा ही किया होता। अभी वह फेंक यून को बचाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि वह जीवित बच जाएगा और भविष्य में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। भले ही वह जिनजुयान के दाहिने हाथ सबसे करीबी सहायक को न हरा सके, फिर भी वह सांचो बेस के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होगा। चूंकि वह अंततः उनके साथ जुड़ने वाला था, इसलिए उसकी जान बचाना और उसे कम कष्ट होने देना उचित था। इस समय फेंक यून को गंभीर सिर दर्द हो रहा था। उसके दिमाग के अंदर दो ऊर्जाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं। एक पक्ष उसके मन को निगलना चाहता था जबकि दूसरा अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसके माता पिता के चेहरे उसके दिमाग में कौंध गए, जिससे उसके जीवित रहने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी चेतना को थामे रखने के लिए संघर्ष किया। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह अपने आसपास लोगों की बातें सुन सकता था। पेई यिजुन को सालों से जानने के कारण उसने उसकी आवाज पहचान ली। जब उसने उसे अपनी खैरियत के बारे में पूछते सुना तो वह जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। जिस क्षण उसने महसूस किया कि उसके दोस्त ने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसे अंततः एहसास हुआ कि उसे त्याग दिया गया है। पेई यिजुन को विश्वास नहीं था कि वह जीवित बच सकता है। उसने सोचा कि वह लंबे समय तक इसी स्थिति में फंसा रहेगा। तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ा और पानी पिलाया। वह इतना प्यासा था कि उसने स्वाभाविक रूप से पानी पी लिया। कुछ ही क्षणों बाद उसका सिर दर्द कम हो गया और उसके शरीर के भीतर की ठंड धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि उसके शरीर में गर्म ऊर्जा बहने लगी। किसी कारण से उसकी हथेली के दर्द ने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी इंसान है
और उसके पास इस संकट से बचने की उम्मीद है। जब वह अभी भी ज़ोंबी वायरस से लड़ रहा था, जिन जुआन अपने बैकपैक के साथ वहां आया, वह जियाओ लिजी के पास बैठ गया, उनके द्वारा प्राप्त क्रिस्टल कोर्स निकाले और उसे सौंप दिए। अपनी घड़ी देखते हुए उसने कहा, 40 मिनट हो गए हैं। वह कैसा है? क्रिस्टल कोर प्राप्त करने के बाद जियाओ लिजी बहुत खुश थी। उसने उन्हें अपने स्पेस में डाल दिया और उत्तर दिया, जब मैंने उसका घाव साफ किया तो उसका तापमान गिर गया और उसका मांस अब सड़ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि वह ठीक हो जाएगा। जिन जुआन ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अहाजी ने कड़ी मेहनत की है, धन्यवाद। सामने वाले के क्रिस्टल कोर लेने के बाद जियाओ लिजी इतनी उदार थी कि उसने उसे अपनी उंगलियों से खेलने दिया। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, मैं सर्वनाश में 5 साल तक जीवित रही हूं, ये कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर जिन जुआन की आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक कौंधी और फिर वे सामान्य हो गईं। अहाजी का हाथ पकड़ते हुए भी वह उसकी मृत्यु का गवाह बनने के दर्द को नहीं भूल सका। उसे सिर झुकाए और कुछ न बोलते देख जियाओ लिजी ने सोचा कि वह थक गया है और पूछा, भैयान, क्या तुम्हें भूख लगी है? जैसे ही उसने उसका प्रश्न सुना, उसके हृदय की उदासी तुरंत गायब हो गई। जिन जुआन हल्का सा हंसा और पूछा, तुम्हारे पास क्या अच्छी चीजें हैं? जियाओ लिजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपने बैकपैक की जिप खोली और इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपने स्पेस से बत्तख की गर्दन डकनेक्स के 2 पैकेट निकाले और कहा, मेरे पास ये है। जिन जुआन ने एक पैकेट लिया और कहा, यह मेरा पसंदीदा है। यह सुनकर जियाओ लिजी मुस्कुराई और धीमी आवाज में कहा, मेरे स्पेस में इनके बहुत सारे पैकेट हैं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ठीक है। जब वे आराम कर रहे थे, सैनिक जियो क्यूई और अन्य लोगों को सूचित करने गए। लगभग 1 घंटे बाद वे कारों और ट्रकों को चलाकर वापस लौटे। वे पेई यिजुन की जीप और ली यांग की एसयूवी भी ले आए। कुछ ही देर बाद पेई यिजुन अपनी टीम के साथ वहां आया। जिन जुयान और जियाओ लिजी को बत्तख की गर्दन चबाते देख चू जिमियाओ ने अपना थूक निकला। उसे बत्तख की गर्दन खाए हुए काफी समय हो गया था। वह भी इसका स्वाद चखना चाहती थी। उसकी उत्सुक निगाहों को देखते हुए जियाओ लिजी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जैसे ही उसने वे शब्द सुने, चू जिमियाओ ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हां। जियाओ लिजी ने अपने बैकपैक से बत्तख की गर्दन का एक पैकेट निकाला और कहा, एक पैकेट के लिए 2 क्रिस्टल। जियाओ लिजिन जानती थी कि चू जिमियाओ ने काफी सारे क्रिस्टल कोर इकट्ठा किए थे। चूंकि उसकी टीम को उनकी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन सबको रख लिया था। इसलिए अब उसके पास काफी मात्रा में क्रिस्टल कोर होने चाहिए थे। दुनिया के अंत की इस शुरुआत में वह एक छोटी मोटी अमीर महिला मानी जा सकती थी। जब उसने यह कहा तो पेई यिजुन और उसकी टीम ने सोच विचार करते हुए उसकी ओर देखा। दूसरी ओर चू जिमियाओ दंग रह गई। उसने जियाओ लिजी की ओर देखा और पूछा, लिजी, तुम्हें क्रिस्टल क्यों चाहिए? क्या मैं सच में इनके बदले बत्तख की गर्दन ले सकती हूं? अपना हाथ दुखता हुआ महसूस कर जियाओ लिजी ने पूछा, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हें चाहिए या नहीं? इस डर से कि कहीं बत्तख की गर्दन हाथ से न निकल जाए, छू जिमियाओ ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और कहा, बेशक, मुझे चाहिए। बत्तख की गर्दन मिलने के बाद उसने अपनी जेब से 2 क्रिस्टल निकाले और जियाओ लिजी को दे दिए। क्रिस्टल कोर को देखकर जियाओ लिजी यह जानकर हैरान रह गई कि वे जल तत्व वाटर टाइप वाले क्रिस्टल कोर थे। चू जिमियाओ के मैत्रीपूर्ण व्यवहार और अपनी पहली ग्राहक होने की उसकी स्थिति को देखते हुए उसने उसके साथ कुछ जानकारी साझा करने का फैसला किया। क्रिस्टल कोर को पकड़े हुए उसने पूछा, चू जिमियाओ, क्या तुमने ध्यान दिया है कि क्रिस्टल्स के रंग अलग अलग होते हैं? इस समय चू जिमियाओ पहले से ही बत्तख की गर्दन चबा रही थी और उसने सिर हिलाकर हां कहा। क्या तुम जानती हो कि तुम क्रिस्टल कोर को सोख सकती हो? उसने फिर पूछा। इस बार न केवल चू जिमियाओ बल्कि पेई यिजुन की टीम और पास के सैनिक भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए।
जिन झुयान ने उसे सुनकर अपनी भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ कहा नहीं। यह जानकारी कुछ ही महीनों में आम बात बन जाने वाली थी। इसे अभी साझा करने में कोई हर्ज नहीं था। आखिर ये लोग भविष्य में उसके लिए महत्वपूर्ण शतरंज के मोहरे बनने वाले थे। उन्हें जल्द से जल्द मजबूत बनाना भी फायदेमंद था। क्या तुम सच में क्रिस्टल कोर सोख सकते हो? ली यांग ने संदेह के साथ पूछा। जियाओ लिजी ने उसके संदेह को नजरअंदाज किया और आगे कहा, क्रिस्टल कोर का रंग उसके तत्व को दर्शाता है। तत्व प्रकार के एबिलिटी यूजर अपने समान तत्व वाले क्रिस्टल कोर के साथ साथ पारदर्शी क्रिस्टल कोर को भी सोख सकते हैं। बिना तत्व वाले एबिलिटी यूजर केवल पारदर्शी वाले ही सोख सकते हैं, जबकि तत्व प्रकार वाले एबिलिटी यूजर पारदर्शी क्रिस्टल कोर सोख सकते हैं। वे केवल आधी ऊर्जा ही सोख पाते हैं और बाकी ऊर्जा घुलकर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब तक आवश्यक न हो, पारदर्शी क्रिस्टल कोर का उपयोग करना उचित नहीं है। रंग के अलावा झोंबी के स्तर के आधार पर क्रिस्टल कोर आकार में भी भिन्न होते हैं। झोंबी का स्तर जितना ऊंचा होगा, कोर उतना ही बड़ा होगा। अब तक मुझे जो सबसे बड़ा क्रिस्टल कोर मिला है वह अंगूठे के नाखून के आकार का था। हालांकि लेवल 2 और लेवल 3 के कोर एक ही आकार के होते हैं। मैंने देखा है कि लेवल 3 के कोर में नसें होती हैं। नसों की संख्या स्तर को दर्शाती है। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपने बैकपैक में हाथ डाला और अपने स्पेस से एक सुनहरे रंग का क्रिस्टल कोर और एक लेवल 3 का पारदर्शी क्रिस्टल कोर निकाला। उसने उन्हें समूह को दिखाया, रंगीन क्रिस्टल कोर की ओर इशारा किया और कहा, इन दोनों का आकार और रंग उनके स्तर और तत्वों के कारण अलग अलग है। फिर उसने पारदर्शी क्रिस्टल कोर की ओर इशारा किया और जोड़ा, यह लेवल 2 के धातु प्रकार वाले क्रिस्टल कोर के समान आकार का है, लेकिन इसमें 3 नसें हैं जो दर्शाती हैं कि यह लेवल 3 का है। चूंकि रंग पारदर्शी है और नसें धूसर हैं, इसका मतलब है कि यह बिना तत्व वाला है। जब उसने अपनी बात खत्म की तो चू जिमियाओ ने प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा और कहा, लीजिए, यह जानकारी बहुत कीमती है। अगर तुम इसे गुप्त रखती तो तुम सबसे आगे निकल सकती थी, लेकिन तुमने इसे हमारे साथ साझा किया। तुम सच में एक अच्छी इंसान हो। इतनी अचानक अच्छी इंसान का कार्ड मिलने पर जियाओ लिजी हल्की सी हंसी और उत्तर दिया, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो इस जानकारी को खरीदने के लिए बस मुझे कुछ क्रिस्टल कोर दे दो। जैसे ही उसने यह कहा, चू जिमियाओ ने अपने सारे क्रिस्टल कोर निकाल लिए और जियाओ लिजी को 3 पारदर्शी और 2 जल तत्व वाले कोर दे दिए। यह देखकर जियाओ लिजी ने विनम्र होने का दिखावा नहीं किया और उन्हें ले लिया। चूंकि वे दोनों ही जल तत्व वाली एबिलिटी यूजर थीं, चू जिमियाओ का अपने सभी जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर देने के लिए तैयार होना यह दर्शाता था कि वह एहसान चुकाना और अच्छे संबंध बनाना जानती थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए जियाओ लिजी मुस्कुराई और सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में उसके इतने वफादार अनुयायी होंगे। वह अपने दोस्तों के प्रति वफादारी और उदारता रखती है। अपने उच्च ईक्यू के साथ उसके इतने व्यापक संबंध होना सामान्य बात है। थोड़ी देर बाद पेई यिजुन ने आखिरकार पूछा, कैप्टन जिन, आप अंदर जाने की योजना कब बना रहे हैं? हियरिंग दिस, जिन जुयान ने जवाब देने से पहले अपने मुंह का खाना निगला। मेरे भाइयों को आराम करने और अपनी ऊर्जा फिर से पाने की जरूरत है, इसलिए हम 2 घंटे में अंदर जाएंगे। यदि युवा मास्टर पेई पहले अंदर जाना चाहते हैं तो बेझिझक जा सकते हैं। जो भी संसाधन पहले ढूंढेगा वह उन्हें ले सकता है, बशर्ते तुम वह सब अपने साथ ले जा सको। उसने मन ही मन जोड़ा। जब पेई यिजुन ने उसका यह बेपरवाह जवाब सुना तो उसने कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, तो फिर हम पहले अंदर जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह मुड़ा और अपनी कारों की ओर चल दिया। जिन झुयान की टीम के विपरीत, जिसमें एक स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर थी, उनके पास कोई नहीं था। इसलिए भले ही उन्हें आपूर्ति मिल जाती, वे सब कुछ नहीं ले जा पाते। इस बार उन्होंने गर्मी के कुछ कपड़े और अंडरवियर लाने की योजना बनाई थी। उनकी कारें पहले से ही भरी हुई थीं और वे जानते थे कि सैनिकों के आसपास होने पर किसी में उनकी आपूर्ति लूटने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए
उन्होंने अपने बैकपैक खाली कर दिए और आपात स्थिति के लिए केवल थोड़ा पानी, भोजन और दवा अपने साथ रखी। कारों को चलाए बिना वे पैदल ही कारखाने के अंदर चले गए। पे यिजुन और उसकी टीम के जाने के बाद जियाओ लिजी ने अपने सभी क्रिस्टल कोर निकाले और उन्हें तत्व और स्तर के आधार पर विभाजित किया। अभी जिन जुयान द्वारा दिए गए क्रिस्टल कोर के जुड़ने के साथ उसके पास 535 लेवल 1 क्रिस्टल कोर हो गए थे। इसके अलावा उसके पास 9 लेवल 2 क्रिस्टल कोर और एक लेवल 3 क्रिस्टल कोर था। यह संग्रह तत्व और बिना तत्व वाले क्रिस्टल कोर का मिश्रण था। एक बार जब जियाओलिजी ने उन्हें छांटना पूरा कर लिया तो उसने अपने लिए 12 जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर और 250 पारदर्शी क्रिस्टल कोर ले लिए, जिनमें लेवल 2 और लेवल 3 के कोर भी शामिल थे। जहां तक बाकी की बात थी, उसने उन सबको एक कपड़े के थैले में डाल दिया और जिन जुयान को थमा दिया। चूंकि उसने उसकी टीम में शामिल होने का फैसला किया था, इसलिए वह उसकी मदद करेगी ताकि उसकी टीम जल्द से जल्द मजबूत हो सके। जिन जुयान अपनी लड़की को मनोरंजन के साथ अपने पैसे गिनते हुए देख रहा था, तभी अचानक उसने उसे थैला पकड़ा दिया। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या मेरी अहजी मुझे खर्च करने के लिए जेब खर्च दे रही है? जियाओ लिजी का कभी कोई प्रेमी नहीं रहा था, इसलिए वह उसकी बातों के पीछे के छिपे हुए अर्थ को नहीं समझ पाई और उत्तर दिया, भाईयान, आप और आपके आदमी भी एबिलिटी यूजर हैं। आपको ये क्रिस्टल कोर उनके बीच बांट देने चाहिए। भले ही वे इनका उपयोग लेवल बढ़ाने के लिए न करें, वे लड़ाई के दौरान अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जिन जुयान मुस्कुराया और बोला, चूंकि अहजी ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उसने थैला लिया और अपनी जेब में रख लिया। वह उसके प्रति इतनी उदार थी कि उसने वास्तव में अपने पास मौजूद क्रिस्टल कोर का लगभग आधा हिस्सा उसे दे दिया था। बत्तख की गर्दन खाने के बाद जिन जुयान ने सैनिकों को इकट्ठा किया, उनके सामने खड़े होकर उसने कहा, मेरा मानना है कि हर कोई क्रिस्टल कोर के कार्य के बारे में पहले ही जान चुका है। सैनिकों ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। क्रिस्टल कोर के कार्य के बारे में जानने के बाद वे सोच रहे थे कि क्या उनका कप्तान उन्हें भविष्य में अपने लिए कुछ इकट्ठा करने की अनुमति देगा। उनकी उत्सुकता को देखते हुए जिन जुयान ने कपड़े का थैला निकाला और कहा, मैं आपकी क्षमताओं के गुणों के अनुसार आपके बीच क्रिस्टल कोर विभाजित करूंगा। तत्व प्रकार के क्रिस्टल कोर कम हैं, इसलिए आपको कुछ पारदर्शी भी दिए जाएंगे। जब सैनिकों ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने जवाब दिया, धन्यवाद कप्तान। जिन जुयान ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, भले ही आप क्रिस्टल कोर को सोखकर तेजी से लेवल बढ़ा सकते हैं, फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि उनका उपयोग केवल तब करें जब आप ब्रेक थ्रू, अगले स्तर पर पहुंचना करने वाले हों। लगातार अपनी ऊर्जा को खत्म करने और उसे फिर से भरने से आप एक ठोस आधार और एक बड़ा ऊर्जा भंडार बनाएंगे। सैनिकों के रूप में आप जानते हैं कि बेहतर सहन शक्ति, स्टामिना वाले लोग ही युद्ध में जीवित बचते हैं। इसलिए क्रिस्टल कोर का उपयोग अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए केवल आपात स्थिति में या ब्रेक थ्रू करते समय करें। लेकिन अंत में चुनाव आपका है। आप इस पथ पर कितनी दूर तक जा सकते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने चेन कियानफेंग और शेन जिनजे की ओर इशारा किया और कहा, आप दोनों हर किसी के लेवल और एबिलिटी गुणों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जी कप्तान। फिर उसने कपड़े का थैला झांग युआन को थमाया और कहा, झांग युआन, तुम क्रिस्टल कोर वितरित करोगे। झांग युआन ने कपड़े का थैला स्वीकार किया, लाल रंग के क्रिस्टल कोर निकाले, कुल 12, और जिन जुआन को देते हुए कहा, कप्तान, आप फायर टाइप एबिलिटी यूजर हैं, आपको इन्हें रखना चाहिए। जिन जुआन ने सिर हिलाया और कहा, एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगा, इसे हमारे भाइयों के साथ साझा करो। जब सैनिकों ने उसकी बात सुनी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने अभी अभी अपनी क्षमताएं जागृत की थीं और उनमें से अधिकांश अभी लेवल 1 पर भी नहीं थे। उनके लिए क्रिस्टल कोर की ऊर्जा उन्हें तेजी से लेवल बढ़ाने में मदद कर सकती थी।
यदि एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर उनके कप्तान के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगा, तो क्या इसका मतलब यह था कि वह पहले से ही लेवल 1 से ऊपर था? उनके संदेह को देखकर जिन जुयान मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके वर्तमान स्तर पर लेवल 1 क्रिस्टल कोर को सोखना समुद्र में एक बूंद के समान था। यह पर्याप्त होने से बहुत दूर था। इसके अलावा उसकी आग दूसरों से अलग है। झांग युआन ने क्रिस्टल कोर बांटने के बाद सैनिकों को आराम करने और ऊर्जा वापस पाने के लिए खाने दिया। फिर वह अपने कप्तान को ढूंढने गया। कप्तान, ये बचे हुए क्रिस्टल कोर हैं। कुल 88 लेवल 1 बिना तत्व वाले नॉन एलिमेंटल क्रिस्टल कोर और 2 लेवल 1 बैंगनी क्रिस्टल कोर हैं। उसने अपने कप्तान को कपड़े का थैला सौंपते हुए कहा। यह सुनकर जिन झुयान ने थैला लिया और कहा, कारों की रखवाली के लिए 5 लोगों को चुनो। हम उस लड़के के जागने के बाद कारखाने में जाएंगे। झांग युआन ने फेंक यून पर नजर डाली और सिर हिलाया। समझ गया। जैसे ही वह दूर चला गया, उसने आह भरी, ये सोचते हुए कि एक प्रमुख परिवार का वारिस वास्तव में निर्दयी था। अपने साथी को त्यागने के बाद भी पेई यजुन इतना शांत रहा। उसके जैसे लोगों के लिए एक मानव जीवन छींटी से भी कम मूल्यवान हो सकता है जब रिश्ते में कोई लाभ ना हो। जब वे आराम कर रहे थे और खा रहे थे, पेई युजुन और उसकी टीम गोदाम वेयर हाउस का गेट खोल रहे थे। ज्यादातर जोंबी उनकी पहले की लड़ाई के शोर से पहले ही दूर जा चुके थे और उनकी टीम और सैनिकों के संयुक्त प्रयासों से उन्हें साफ कर दिया गया था। बिना किसी उद्देश्य के भटकने वाले कुछ झोंबी के अलावा कोई अन्य खतरा नहीं था। इतने कम झोंबी बचे होने के कारण पेई युजुन और उसकी टीम के लिए रास्ता साफ करना आसान था। आखिरकार उनकी टीम में अब पूरी तरह से एबिलिटी यूजर शामिल थे, क्योंकि उनके बीच एकमात्र साधारण व्यक्ति अब मौजूद नहीं था। उस समय ली यांग ने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने के लिए अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया। एक खनक के साथ ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। फिर उसने भारी धातु के दरवाजे को धक्का देकर खोला और पूछा, भाई पेई, क्या हमें साथ जाना चाहिए या अलग अलग कपड़े पकड़ने चाहिए? टीम में एकमात्र महिला होने के नाते चू जिमियाओ की कपड़ों की जरूरतें उनसे अलग थीं। हालांकि वह पुरुषों की शर्ट और पैंट पहन सकती थी, फिर भी उसे महिलाओं के अंतःवस्त्रों अंडरवेयर की जरूरत थी। समय बचाने के लिए अलग होना और जितनी जल्दी हो सके कारखाने से बाहर निकलना सबसे अच्छा होगा। हालांकि जैसे ही पेई यिजून ने गोदाम में कदम रखा, उसका दिल कांप गया और उसका शरीर अकड़ गया। अंदर कुछ खतरनाक छिपा हुआ था। उस पर पड़ने वाला दबाव वैसा ही था जैसा उसने पहले सुपरमार्केट में धातु प्रकार के झोंबी का सामना करते समय महसूस किया था। यदि गोदाम के अंदर लेवल 2 का झोंबी था, तो पेई यिजुन लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अलग होने के बजाय वे इस अवसर का उपयोग अपनी टीम वर्क को प्रशिक्षित करने और अधिक युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए करेंगे। उसी विचार के साथ उसने कहा, साथ रहो और सावधान रहो, अंदर लेवल 2 का झोंबी हो सकता है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उन्होंने सिर हिलाया और एक दूसरे की ओर पीठ करके गोदाम में चले गए। इस फॉर्मेशन ने उन्हें हर तरफ नजर रखने और एक दूसरे को अचानक होने वाले हमलों से सावधान करने की अनुमति दी। जैसे जैसे वे धीरे धीरे आगे बढ़े, पेई यिजुन की आंखों ने अपने आसपास का मुआयना किया। सर्वनाश के बाद बिजली चली गई थी और जनरेटर के बिना गोदाम केवल प्रवेश द्वार से आने वाली धूप से ही रोशन था। छत के पास वेंटिलेशन के लिए छोटी खिड़कियां थीं, लेकिन बक्सों के ढेरों ने अधिकांश रोशनी को रोक दिया था, जिससे गोदाम में धुंधलापन छा गया था। 15 मिनट बाद ली यांग ने निकटतम बक्सों पर नजर डाली और कहा, भाई पेई, ये पुरुषों के अंतवस्त्र अंडरवेयर है। उसकी बात सुनकर हांजी की आंखें चमक उठीं। भगवान जानता है कि वह अपना अंडरवियर बदलने के लिए कितना बेताब था। पानी की कमी के कारण वह उसे धो भी नहीं पा रहा था। भले ही वह स्वच्छता की ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन कई दिनों तक एक ही अंडरवियर पहनना बहुत ज्यादा था, यहां तक कि उसके लिए भी। इसके अलावा लड़ाई और गर्म मौसम दोनों के कारण उसे पसीना आ रहा था। जैसे ही उसने ली यांग की बात सुनी, वह पेई यिजुन की चेतावनी भूल गया और बक्सों की ओर झपटा।
उसने एक बक्सा पकड़ा और उसे खोल दिया। अंदर करीने से पैक किए गए बॉक्सर्स को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, भाइयों, हम आखिरकार अपना अंडरवियर बदल सकते हैं। उसकी बात पर छूत जिमियाओ शर्मा गई। भले ही वह साहसी थी, लेकिन एक आदमी को अपने अंडरवियर के बारे में इतनी खुलकर बात करते हुए सुनना उसे अभी भी शर्मिंदा कर रहा था। हान जी को अंडरवियर चुनते देख ली यांग और लुओ जिंग भी अपने लिए कुछ लेने के लिए आगे बढ़े। पे येजुन उनकी लापरवाही पर भड़क गया और उन्हें याद दिलाया, अपनी चौकसी बनाए रखो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक गहरी जानलेवा मंशा, मर्डरस इंटेंट, उन पर केंद्रित हो गई। इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाता, उसका शरीर सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट पर काम कर गया। उसने चू जिमियाओ को धक्का दिया और एक तरफ कूद गया। धूम! अगले ही पल जिस स्थान पर वह खड़ा था, वहां किसी चीज से प्रहार हुआ, जिससे जमीन में एक गहरा गड्ढा हो गया। तेज आवाज से घबराकर ली यांग और अन्य लोगों ने तुरंत अंडरवियर छोड़ दिए और अपने हथियार उठा लिए। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने जमीन में गड्ढा देखा और जल्दी से फॉर्मेशन में वापस आ गए। येजुन, क्या तुमने देखा? वह क्या था? लूजिंग ने पूछा। मैंने नहीं देखा, पे येजुन ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि उसने हमलावर को नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह एक जोंबी था। उसकी सड़ी हुई दुर्गंध पहचानी जा सकती थी। उसने सोचा था कि गोदाम में लेवल 2 का जोंबी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत उम्मीद से ज्यादा खराब थी। इसकी गति जिन जुआन की टीम द्वारा मारे गए लेवल 3 के जोंबी के बराबर थी। यह न जानते हुए कि जोंबी कहाँ छिपा है, हर कोई तनाव में आ गया। उनकी नसें हाई अलर्ट पर थीं। उनके माथे और पीठ पर पसीना आ गया। अज्ञात का डर उन पर भारी पड़ रहा था। उनकी सांसों के अलावा गोदाम में सन्नाटा था। अचानक बक्सों के ढेर के पीछे से एक साया निकला, जो हवा में सनसनाते हुए आया। बचो! पे येजुन चिल्लाया। द्वाक! जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी, वे अपने स्थानों से दूर कूद गए। दुर्भाग्य से लुओजिंग एक सेकंड धीमा रह गया। हमला उसकी पीठ पर लगा और उसका शरीर प्रवेश द्वार की ओर कई मीटर उड़ गया और एक तेज धमाके के साथ गिरा। खांस! उसने एक मुंह भर खून थूका और उठने के लिए संघर्ष किया। सिर्फ एक प्रहार ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। येजुन, ये एक बेल वाइन है, वह कर्कश आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक सड़ी हुई दुर्गंध उसकी नाक में भर गई। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं जब काली आंखों वाला एक पीला चेहरा ठीक उसके सामने आ गया। भोंक दिया! एसटीए भी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, जोंबी ने अपना हाथ उठाया और एक नुकीली बेल बाहर निकली, जिसने लुओजिंग के शरीर को चीर दिया। खांस! उसने एक और मुंह भर खून थूका। जैसे ही खून की गंध हवा में फैली, जोंबी ने अपने होंठ खोले और एक अजीब आवाज निकाली। कर्र! बेल, जो एक शंकु कोन के आकार की थी, जोंबी के दाहिने कंधे से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने लुओजिंग को हवा में उठाया, बेल ने उसके मांस और कंधे के जोड़ को फाड़ दिया। दर्द असहनीय था और इसने उसे लगभग अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह दर्द से चीख उठा। आर्र! सब कुछ महज कुछ ही सेकंड में हुआ, इतनी तेजी से कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब उन्होंने जोंबी को अपना मुंह खोलते देखा, लुओजिंग का खून पीने की तैयारी करते हुए, तो उनकी आंखों में सदमा चमक उठा। कमीने! लियांग दहाड़ा, जोंबी की ओर झपटते हुए। ढुआक! धुम! स्ट्रेंथ टाइप एबिलिटी यूजर होने के नाते उसने जोंबी को मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि वह कम से कम लुओजिंग को छुड़ा लेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जोंबी ने हवा में ही उसका मुक्का पकड़ लिया। जोंबी ने अपना सिर झुकाया और हंसी जैसी आवाजों की एक श्रृंखला निकाली। ग्रर! हार्क! हार्क हार्क! जोंबी की आवाज सुनकर पे येजुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुरंत उसने अपना हाथ उठाया और एक बिजली का भाला, थंडर स्पीयर, बनाया। हाथ के एक झटके के साथ उसने बिजली का भाला जोंबी की ओर फेंका। डुआग! इस बार जोंबी ने हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने ली यांग को लात मारकर दूर फेंक दिया और लुओजिंग को आने वाले बिजली के भाले की ओर उछाल दिया। यह देखकर
पेई यिजुन की आंखें फटी रह गईं। एक पल के भीतर उसने बेताबी से भाले की दिशा बदलते हुए फिर से अपना हाथ लहराया। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह लू झिंग को प्रहार से बचाने में बमुश्किल कामयाब रहा। कड़क, धूम। बिजली का भाला छत से जा टकराया, जिससे मलबा नीचे गिरने लगा। उसी समय चू जिमियाओ आगे बढ़ी और उसने लूजिंग को पकड़ लिया। बल के कारण वे दोनों एक भारी प्रभाव के साथ जमीन पर लुढ़क गए। बम! लूजिंग को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसने एक कराह निकाली। इससे पहले कि उसने उसके क्षत विक्षत कंधे को देखा और उसके घुटने कमजोर पड़ गए। उसके फटे हुए मांस से हड्डियां और छिन्न भिन्न मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। लुओजिंग के कंधे से खून का फव्वारा फूट रहा था, जिससे चू जिमियाओं के कपड़े भीग गए। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था और वह दर्द और खून की कमी के कारण पहले ही बेहोश हो चुका था। सीनियर लू, जागो, तुम सो नहीं सकते, वह चिल्लाई। उसने जल्दबाजी में उसे जमीन पर लिटाया और अपनी टी शर्ट उतार दी। उसने अपनी टी शर्ट की पोटली बनाई और खून रोकने की कोशिश में उसे उसके घाव पर जोर से दबाया। कुछ ही सेकंड में कपड़ा खून से लथपथ हो गया। यह देखकर उसके दिल में दहशत भर गई। अगर उसने इसे जल्दी नहीं रोका तो वह खून की कमी से मर जाएगा। लेकिन बिना किसी दवा या औजार के उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह घबरा रही थी, पेई यिजुन और हांजी को झोंबी की शक्तिशाली लात ने उड़ाकर दूर फेंक दिया। डुहाक, कड़क, रोर्र! झोंबी ने अपना सिर उठाया और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। साधारण झोंबी के विपरीत इसमें बुद्धिमत्ता महसूस हो रही थी। पेई यिजुन की ओर झपटने के बजाय उसने दूर से ही अपना हाथ घुमाया। एक पल में उसका लकड़ी जैसा, भाले जैसा हाथ कई बेलों, वाइन्स में बदल गया। वे बेलें सांपों की तरह जमीन पर रेंगती हुई उनके पैरों और हाथों को निशाना बनाने लगीं। आते हुए हमले को देख पेई यिजुन ने अपने हाथ उठाए और बिजली के कई धागे, थंडर थ्रेड्स, बनाए। जैसे ही उसके हाथ हिले, वे धागे इकट्ठा हो गए और कड़कड़ाते हुए बिजली के जाल, थंडर नेट, में बदल गए। हशश, छास दी। जैसे ही बेलों ने बिजली के जाल को छुआ, उनमें करंट दौड़ गया और उनकी गति धीमी हो गई। पेई यिजुन ने बिजली के जाल में और अधिक ऊर्जा भेजी, जिससे वह फैल गया। फिर अपने हाथों के एक झटके के साथ उसने इसे झोंबी की ओर धकेल दिया। जैसे ही ऊर्जा का संचार हुआ, बिजली के जाल की गति बढ़ गई और उसका तापमान बहुत ऊंचा हो गया। जब झोंबी ने देखा कि बिजली के जाल के संपर्क में आते ही उसकी बेलें जल रही हैं, तो उसने तुरंत अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने कंधे की बेलों को पकड़ लिया। जाल उस तक पहुंचता उससे पहले ही झोंबी ने उन बेलों को जोर से झटका देकर खुद को पीछे की ओर उछाल दिया। अब केवल एक हाथ के साथ वह अपनी बेलों को कोयला बनते देख गुस्से में दहाड़ उठा। ट्रोडर! यह देखकर कि उसका हमला असरदार था, पेई यिजुन ने अपने हाथ उठाए और बिजली के जाल के साथ झोंबी का पीछा करना जारी रखा। झोंबी ने खतरे को भांपते हुए जाल से बचने के लिए एक तरफ छलांग लगा दी। वह लगातार गोदाम के चारों ओर घूमता रहा, पीछे से हो रहे लगातार हमले से बचते हुए जवाबी हमले का मौका तलाश रहा था। 5 मिनट बाद टियांग को आखिरकार होश आया और उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसकी बाईं तरफ से तेज दर्द उठ रहा था। उसकी पसलियां शायद चटक गई थीं या टूट गई थीं। उसने अपने दांत पीसे और अपने सामने के दृश्य को देखा। झोंबी पेई यिजुन के साथ आमने सामने की लड़ाई में उलझा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से अपनी सीमा पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसका चेहरा पीला दिख रहा था। चारों ओर देखते हुए ली यांग की नजर पास की एक धातु की छड़, मेटल रॉड पर पड़ी। अपनी बाईं तरफ के हिस्से को दबाते हुए उसने उसे उठाया और अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा। पेई यिजुआन का चेहरा मुर्दे की तरह सफेद हो गया था और उसके माथे और पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने से उसे चक्कर आ रहे थे और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई और वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसी क्षण झोंबी ने अचानक दिशा बदली और उस पर झपट्टा मारा। अपनी बेलनुमा हाथ के बिना वह केवल अपने बचे हुए हाथ पर निर्भर रह सकता था। अपना बायां हाथ उठाकर उसने अपने नुकीले नाखूनों से पेई यिजुन की खोपड़ी को छेदने का लक्ष्य बनाया।
जैसे ही झोंबी प्रहार करने वाला था, ली यांग उसके सामने आ गया। क्लैंग, सिलैंग। झोंबी के नाखूनों को ली यांग की लोहे की छड़ ने रोक लिया। उसकी बगल में दर्द तेजी से उठा, जिससे वह लगभग गिर ही गया था। लेकिन यह सोचकर कि अगर वे इसे मारने में विफल रहे तो यह झोंबी उसके दोस्तों को खा जाएगा, उसका दिल गुस्से और हताशा से भर गया। आर्रर्ग! एक दहाड़ मारते हुए उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर झोंबी का सिर पकड़ लिया। रुर्रर! झोंबी ने अपने जबड़े खोले और उसके गले में अपने दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन ली यांग ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, उसे वहीं जकड़ कर रखा। एक फुर्तीली हरकत के साथ उसने अपने दूसरे हाथ से लोहे की छड़ को घुमा दिया। चूंकि झोंबी के नाखून छड़ में धंसे हुए थे, ली यांग के अचानक झटके से उसका हाथ भी जबरन मुड़ गया। कड़क! क्रैश! एक क्रूर झटके के साथ ली यांग ने झोंबी के हाथ को सीधे कंधे से उखाड़ दिया। काला खून और सड़ा हुआ मांस उसके शरीर और फर्श पर बिखर गया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसने सड़े हुए अंग को एक तरफ फेंक दिया और झोंबी के सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और वह चिल्लाया, कमीने, बस मर जा! खतरे को महसूस करते हुए झोंबी तड़पा और हवा में अपने पैर बेतहाशा मारने लगा, लेकिन बिना हाथों के उसके पास छूटने का कोई रास्ता नहीं था। कड़क! स्प्लैट! 2 मिनट बाद ली यांग की शक्तिशाली पकड़ के नीचे झोंबी की खोपड़ी आखिरकार फट गई। सड़े हुए दिमाग के अवशेष हर तरफ बिखर गए और लाश जमीन पर गिर गई। ली यांग स्थिर खड़ा रहा, निश्चल। उसके शरीर में एक अजीब सी संवेदना दौड़ गई। उसकी नसों के भीतर की गर्म ऊर्जा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसकी दृष्टि लाल हो गई और उसकी आंखों में लाल नसें उभर आईं। कुछ ही दूरी पर पेई यजुन ने उसका यह बदलाव देख लिया। अपने चक्कर और दर्द से लड़ते हुए वह उसकी ओर लड़खड़ाया। जैसे ही उसने ली यांग की खून जैसी लाल आंखें और असामान्य रूप से पीला चेहरा देखा, उसकी आंखों में सदमा चमक उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी जेब से कई क्रिस्टल निकाले और उन्हें ली यांग की हथेली में दबा दिया। अपने दोस्त के कंधे को पकड़ते हुए उसने जोर देकर कहा, ली यांग, मेरी बात सुनो। क्रिस्टल की ऊर्जा को सोख लो। उसकी बातें सुनकर ली यांग की आंखें टिमटिमाईं। एक पल के बाद उसे आखिरकार होश आया। यह महसूस करते हुए कि वह नियंत्रण खोने के कगार पर है, उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी टांगें मोड़ लीं, पालथी मार ली। अपनी आंखें बंद करके उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। जब उसने अपनी हथेली के माध्यम से गर्म ऊर्जा को अपने शरीर में रिसते हुए महसूस किया, तो उसने उस ऊर्जा को निर्देशित किया। जैसे ही गर्म ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसने अपनी अस्त व्यस्त ऊर्जा को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा स्थिर हो गई। उसे शांत होते देख पे यजुन हांजी को देखने के लिए मुड़ा। वह बेहोश था और उसके सिर पर एक बड़ा सा घुमड़ा जुजा हुआ गोला था। उसका हाथ भी अपनी जगह से खिसक डिसलोकेटेड गया था। पे यजुन चिकित्सा उपचार में कुशल नहीं था। वह जो सबसे अधिक कर सकता था वह यह था कि उसने उसे सावधानी से उठाकर अपनी पीठ पर लाद लिया और उसे चू जिमियाओ के पास ले गया। जब पे यजुन चू जिमियाओ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह लुओजिंग के बेजान शरीर को पकड़कर सुबक रही थी। पे यजुन के दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हानजी को सावधानी से नीचे लिटाया और फिर करीब गया। क्या हुआ? उसने पूछा, हालांकि गहराई में वह जवाब पहले से ही जानता था। छू जिमियाओ ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और रुंधे गले से कहा, भाई पे, भाई लुओ चले गए। वह उसकी आवाज टूट गई और वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर पे यजुन का सीना भारी हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह असंभव है। लुओजिंग मर नहीं सकता। उसे धकेलते हुए वह लुओजिंग के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसके ठंडे शरीर को पकड़ लिया, नब्ज तलाशने के लिए। जब उसने लुओजिंग की गर्दन पर अपनी उंगलियां रखीं तो उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बीत गए लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। न कोई नब्ज, न दिल की धड़कन, न सांस और न ही कोई गर्माहट। लुओजिंग के शरीर से धीरे धीरे कम होती गर्माहट को महसूस करते हुए
आखिरकार उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसका दोस्त मर चुका था और यह उसकी वजह से हुआ था। उसके अहंकार, उसके घमंड और अपने तरीके से काम करने की उसकी अंधी जिद के कारण लुओ झिंग की जान चली गई। काश वह अधिक सतर्क होता। काश उसने खतरे को अधिक गंभीरता से लिया होता। काश उसने जिन जुयान की व्यवस्था मान ली होती। काश उसने कोई अलग विकल्प चुना होता, तो शायद लो झिंग आज जीवित होता। उसने हमेशा अपनी कुलीन पृष्ठभूमि और अपने परिष्कृत पालन पोषण पर गर्व किया था। लेकिन जब फेंक यून का जीवन अनिश्चित था, तब उसने कुछ नहीं किया। और अब उसकी मूर्खता के कारण एक और दोस्त चला गया। अचानक जिन जुयान की उपहास भरी निगाहें उसके दिमाग में कौंध गईं। वह एक मूर्ख रहा था, नेतृत्व का खेल खेलने वाला एक संरक्षित बच्चा, एक बिगड़ा हुआ युवा मालिक जो खुद को विलक्षण प्रोडिजी समझता था। उसने हमेशा यह माना था कि दूसरों को उसका अनुसरण करना चाहिए, कि उसके निर्णय सबसे अच्छे थे। उसने वफादारी, दोस्ती और दयालुता को हल्के में लिया था। यहां तक कि जब दुनिया अराजकता में बदल गई थी, तब भी वह गहराई में यही मानता था कि समानता के बारे में जोर जोर से किए गए उसके दावों के बावजूद उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान था। अब जाकर जब उसने अपने दोस्त के ठंडे बेजान शरीर को पकड़ा, तो उसे समझ आया वह एक मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं था। एक विदूषक, क्लाउन, कुएं में फंसा एक मेंढक। उसके होठों से एक कड़वी हंसी निकली जो बाद में सुबकियों में बदल गई। लुओ झिंग के कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए वह फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत खेद है। लुओ झिंग, ये सब मेरी गलती है। जब उसने उसे रोते हुए देखा, तो छू झिमियाओं के आंसू धूल भरे फर्श पर टपक रहे थे। जितने समय से वह पे यिजुन को जानती थी, उसने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। किसी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगना तो दूर की बात थी, और फिर भी वह यहां था, पछतावे और आत्मदोष से भरकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ देर बाद छू जिमियाओ ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें सूज गई थीं और उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछे। जब उसने अपना सिर उठाया, तो देखा कि पे यिजुन अभी भी लू झिंग के ठंडे शरीर को गले लगाए हुए था, लेकिन अब वह रो नहीं रहा था। उसने उसकी पीठ थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया और कर्कश आवाज में कहा, भाई पेई, हम यहां बहुत देर तक नहीं रुक सकते। खून की गंध बहुत तेज है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पे यिजुन की फटी हुई आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। म्यों म्यों, म्याओ म्याओ, क्या तुम पहले हांजी की हालत देख सकती हो? चू जिमियाओ दंग रह गई। यह पहली बार था जब उसने उसे म्यों म्यों कहकर पुकारा था। यह सोचकर कि उसे अभी भी शांत होने के लिए समय चाहिए, उसने सिर हिलाया और हांजी को देखने चली गई। उसके जाने के बाद पे यिजुन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में जो अहंकार और घमंड पहले भरा रहता था, वह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नए दृढ़ संकल्प, शांति और परिपक्वता ने ले ली थी। उसने धीरे से लुओ झिंग के शरीर को नीचे रखा और उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। उसके पीले चेहरे की ओर देखते हुए वह फुसफुसाया, लुओ झिंग, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते थे। मैं तुम्हारी जगह उसे ढूंढूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अब तुम चैन से सो सकते हो। जब उसने बोलना खत्म किया, तो उसने अपनी बिजली की ऊर्जा लू झिंग के शरीर में भेज दी। 2 मिनट से भी कम समय में उसकी नसों में दौड़ती बिजली ने उसके शरीर को राख में बदल दिया। चू जिमियाओ अभी हांजी के पास पहुंची ही थी कि उसे किसी चीज के जलने की गंध आई। वह मुड़ी और देखा कि लुओ झिंग का शरीर जा चुका था। वहां केवल राख का ढेर बचा था। अपनी आंसुओं भरी निगाहें नीचे झुकाते हुए वह हांजी के पास बैठी और उसे जगाने की कोशिश की। भाई हान, जागो। इस बीच पे यिजुन ने राख के ऊपर अपना हाथ रखा। अपनी हथेली में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करते हुए उसने अपनी बिजली के उच्च तापमान का उपयोग राख को हीरे, डायमंड के रूप में संकुचित करने के लिए किया। एक बार जब हीरा बन गया, तो उसने उसे उठाया और उसमें एक छोटा सा छेद करने के लिए अपनी बिजली की ऊर्जा का उपयोग किया। फिर उसने अपना हार निकाला, पेंडेंट हटाया और हीरे को धागे में पिरो लिया। इसे वापस अपने गले में बांधने और अपनी टी शर्ट के नीचे छिपाने के बाद उसका चेहरा शांत बना रहा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि हांजी जाग गया था। पास जाकर उसने पूछा, हांजी,
तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? हान जी ने कराहते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और कहा, भाई पेई, मैं ठीक हूं। छू जिमियाओ ने कहा, तुम्हारा हाथ अपनी जगह से खिसक गया है। हमें किसी उपचारक, हेलर या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इसे ठीक कर सके। पेई येजुन ने सिर हिलाया और कहा, जैसे ही लियांग जागता है हमें कपड़े लेने चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। ये सोचकर कि यह झोंबी का समूह है, पेई येजुन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और एक बिजली का गोला, थंडरबॉल, बनाया। जैसे ही प्रवेश द्वार पर एक साया दिखाई दिया, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फेंक दिया। गोदाम के बाहर झांग युआन ने बिजली की कड़कड़ाहट और ऊर्जा के उतार चढ़ाव को सुना और तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपना हाथ उठाकर उसने अपने सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। धूम! बिजली का गोला पत्थर की दीवार से टकराया, जिससे एक छोटा सा झटका, शॉकवेव, पैदा हुआ। इससे पहले कि पेई येजुन दूसरा हमला कर पाता, एक परिचित आवाज गूंज उठी। जिनजुनियान ने कहा, युवा मास्टर पेई, आप निश्चित रूप से ऊर्जा से भरपूर हैं। आवाज पहचानकर पेई येजुन ने राहत की सांस ली और अपना हाथ लहराया। एक पल में उसकी हथेली के ऊपर तैरते हुए बिजली के गोले गायब हो गए। इस समय पेई येजुन और उनकी टीम लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अगर पास आने वाली आकृतियां हो झोंबी होती तो वे गंभीर मुसीबत में पड़ सकते थे। सौभाग्य से वे सैनिक थे। झांग युआन ने अपनी मुट्ठी भींची और पत्थर की दीवार तुरंत ढह गई। जैसे ही वह हटी, जियाओ लिजी, जिन झुयान और सैनिकों को आखिरकार गोदाम का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। खून से सने फर्श को देखकर उनकी आंखों में सदमे की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें आखिरकार एक भयंकर युद्ध के निशान दिखाई दिए। जियाओ लिजी ने क्षेत्र को स्कैन किया और जल्दी ही देखा कि लुओजिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी निगाहें खून के उस घेरे पर टिकीं और उसके दिमाग में एक अंदाजा बन गया। अपने पिछले जीवन में लुओजिंग अंत तक जीवित रहा था और अंततः पेई येजुन की टीम का उपनेता, वाइस लीडर बना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां मर जाएगा, और जब उसने इसके बारे में सोचा तो आज जो कुछ भी हुआ था वह सीधे तौर पर उसके कार्यों का परिणाम था। यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पेई येजुन और उसकी टीम लिनान विश्वविद्यालय में तब तक रहते जब तक कि सैनिक उन्हें लेने नहीं आ जाते। उन्हें बिना किसी देरी के जियाननिंग शहर ले जाया जाता। उसके बगल में खड़े जिन जुयान ने उसके मूड में बदलाव देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। करीब झुककर उसने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, आह जी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह जीवन पहले से अलग है। हम जीवित रहने के लिए वह करते हैं जो हमें करना चाहिए, इसलिए खुद को दोष मत दो। जियाओ लिजी ने उसकी ओर देखा और पूछा, भाई यान, क्या आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत? जिन झुयान ने उत्तर दिया, हम केवल जीने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई अपने विकल्पों और कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है। तुम कोई नायक नहीं हो, न ही कोई संत। दुनिया की किस्मत और लोगों के जीवन और मृत्यु का बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं है। वह जानता था कि वह स्वार्थी, निर्दयी और पत्थर दिल है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पूरी दुनिया उसे कोसे या उसकी वजह से तबाह हो जाए। जब तक उसकी अहजी सुरक्षित थी, वह खलनायक बनने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब दुनिया और खुद भाग्य के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो। वह कभी भी किसी को, यहां तक कि खुद अहजी को भी, उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए खुद पर संदेह करने या खुद को दोष देने नहीं देगा। उसकी बातें सुनकर जियाओ लिजी ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था, जीवित रहना। उसे अपने फैसले पर अडिग रहने की जरूरत थी। सर्वनाश में कमजोर नष्ट हो जाते हैं और केवल बलवानों को ही जीने का अधिकार होता है। यहां जो कुछ भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसने उन्हें लिनान विश्वविद्यालय से भागने में मदद की थी और उन्हें बारिश से बचाया था। उसके लुओजिंग
साथ जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन लुओ झिंग पर उसका कोई एहसान पकाया नहीं था। यह देखकर कि उसकी भावनाएं स्थिर हो गई हैं, जिन जुयान ने राहत की सांस ली। उसकी निगाहें घूमी और उसने देखा कि गांव बोहाई हान जी के खिसके हुए कंधे को वापस अपनी जगह पर बैठा रहा था, जबकि ली यांग ब्रेक थ्रू शक्ति के अगले स्तर पर पहुंचने के बीच में था। वह पेई यिजुन के पास गया और पूछा, युवा मास्टर पेई, क्या आपने अपना चुनाव कर लिया है? पेई यिजुन ने कपड़े और अंतवस्त्र चुनने के लिए जाने से पहले उत्तर दिया, हम जल्द ही काम पूरा कर लेंगे। इस बीच सैनिकों ने पहले ही बक्सों की जांच शुरू कर दी थी और जो जरूरत थी उसे ले रहे थे। एक बार जब उन्होंने अपने कपड़े चुन लिए तो उन्होंने उन्हें बक्सों में पैक किया, उन पर निशान लगाया और उन्हें जियो क्यूई के पास ले आए ताकि वह उन्हें अपने स्पेस में रख सके। इस तरीके से उन्हें अपने बैकपैक में जगह बचाने में मदद मिली। जियो क्यूई ने पहले से ही उनके कपड़ों के लिए जगह तैयार कर ली थी, इसलिए उसने मना नहीं किया और बिना किसी सवाल के उन्हें रख लिया। बाद में वह शेष बक्सों का निरीक्षण करने गया और कुछ सर्दियों के कपड़े भी लेने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि अगली बार उन्हें कपड़ों का कोई सही सलामत कारखाना कब मिलेगा, इसलिए सर्दियों के लिए तैयार रहना ही सबसे अच्छा था। उसने अपने भविष्य के बारे में भी सोचा और कुछ महिलाओं के कपड़े और अंतवस्त्र भी ले लिए। आखिरकार ऐसा समय आ सकता है जब उनकी कोई पत्नी या प्रेमिका हो और उन्हें उनकी जरूरत पड़े। सैनिकों के काम पूरा करने के बाद पे यिजुन और उनकी टीम का काम भी पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद ली यांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी आह भरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उत्साह से भरी थीं। खड़े होकर उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने शरीर की जांच की। जब उसने देखा कि उसका शरीर टीचर काओ की तरह आधे हल्क हाफ हल्क में नहीं बदला, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली और मुस्कुराया। वह अपनी खुशी सबसे पहले छू जिमियाओ के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसकी सूजी हुई आंखों पर ध्यान दिया। यह देखकर वह चौंक गया और पूछा, म्यो म्यो, क्या बात है? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम रो क्यों रही हो? अपने बचपन के दोस्त को देखकर चू जिमियाओ ने हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया और कहा, लियांग, भाई लुओ चले गए। जब उसने यह सुना तो ली यांग दंग रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं और उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वह चू जिमियाओ सुबकते हुए बोली, उनका बहुत खून बह रहा था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सकी। ली यांग ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, म्यो म्यो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। वे दोनों समझ गए थे कि भले ही लुओ झिंग को झोंबी ने मारा था, लेकिन उनकी ताकत और अनुभव की कमी ही उनके दोस्त की मौत का कारण बनी। अगर वे अधिक शक्तिशाली होते तो वे अपने साथी की रक्षा करने में सक्षम होते और झोंबी के हाथों कोई नहीं मरता। इसलिए सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और पे यिजुन को ढूंढने चले गए। इस समय जियाओ लिजी गोदाम में बक्सों को इकट्ठा करने में व्यस्त थी, जबकि जिन जुयान ने सभी को फिर से संगठित होने और पे यिजुन की टीम की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। गांव बोहाई के आसपास होने से उनके घावों का इलाज किया जा सकता था, लेकिन फिर भी किसी संक्रमित घाव के लिए उनका निरीक्षण किया जाना जरूरी था। गोदाम में किसी और के न होने पर जियाओ लिजी आधे घंटे में सब कुछ इकट्ठा करने में सफल रही। जब जियाओ लिजी का काम पूरा हो गया तो उसे पे यिजुन की टीम नहीं दिखी। पास जाकर उसने पूछा, भाई यान, सीनियर पेई और उनकी टीम कहाँ है? वे घायल थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर हमारा इंतजार करने के लिए कहा। उनके बिना हम ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं क्योंकि वे हमारी गति धीमी नहीं करेंगे, जिन जुयान ने उत्तर दिया। जियाओ लीजी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। गोदाम क्षेत्र छोड़ने के बाद वे उत्पादन क्षेत्र प्रोडक्शन एरिया की ओर गए। इमारत के बाहर कुछ भटकते हुए झोंबी के अलावा उन्हें कोई झोंबी नहीं दिखा। ओल्डकिन,
क्या स्थिति है? जिनजुयान ने पूछा। किन लुजी ने एक पल के लिए अपने दिमाग में नक्शे की जांच की और फिर कहा, क्षेत्र साफ है। फिर उसने कई दिशाओं की ओर इशारा किया और जोड़ा, ज्यादातर जोम्बी उन जगहों पर केंद्रित हैं। मुझे लगता है कि वहां कैंटीन या छात्रावास, डॉर्मेट्री होना चाहिए। जब उन्होंने यह सुना तो सैनिकों को लगा कि उनके कप्तान केवल उत्पादन क्षेत्र की जांच करेंगे और चले जाएंगे। इसलिए उन्हें उनके अगले आदेश की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उत्पादन क्षेत्र की जांच करने के बाद हम वहां जाएंगे और झोंबी का सफाया करेंगे, जिनजुयान ने कहा। कप्तान, झोंबी की संख्या कम से कम 20,000 होगी, यदि 30,000 नहीं, किन लुज्जी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। जिनजुयान ने अपने दोस्त की ओर देखा और कहा, ओल्ड किन, मैं जानता हूं कि मेरा फैसला जोखिम भरा है, लेकिन अवसर हमेशा खतरे के साथ ही आते हैं। झोंबी बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। अगर हम और अधिक शक्तिशाली नहीं बने तो अगली बार झोंबी से लड़ते समय हम खतरे में होंगे। मेरी नजर में वे झोंबी क्रिस्टल कोर के स्रोत हैं। तुम अब हमारे लिए क्रिस्टल कोर के महत्व को जानते हो। अगर मैं उस क्षेत्र को साफ करने का आदेश देने की हिम्मत कर रहा हूं तो मेरे पास यह सुनिश्चित करने का एक तरीका भी होगा कि हर कोई सुरक्षित रहे। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, क्या तुमने कभी मुझे हारी हुई लड़ाई लड़ते देखा है? उसने पूछा। जब किन लुज्जी ने उसकी बात सुनी तो वह अवाक रह गया। उसका दोस्त पहले से ज्यादा बेशर्म हो गया था। अब वह बिना शर्माए खुद की ही तारीफ करने लगा था। उसने अपने साथियों की ओर देखा और उन्हें सिर हिलाते देखा। उन सभी के अपने कप्तान के फैसले पर भरोसा करने और उनके पीछे चलने की इच्छा को देखते हुए वह अब पीछे कैसे हट सकता था? मैं समझ गया। मैं सबकी सुरक्षा का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसने एक आह भरते हुए कहा। उसका कंधा थपथपाते हुए जिनजुयान मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूं। सहमति बनने के बाद वेनमो ने इमारत का गेट खोला और उन्होंने उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश किया। जियो क्यूई ने तैयार कपड़ा, फैब्रिक देखा और कहा, कप्तान, क्या हमें कुछ कपड़ा ले लेना चाहिए? शायद भविष्य में कपड़े बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़े। जिन जुयान ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। जबकि जियो क्यूई कुछ कपड़ा लेने गया, जियाओ लिजी ने कुछ मशीनें इकट्ठा की। उसने कपास, सन, फ्लैक्स या बांस के बीज लेने और उन्हें अपने स्पेस में लगाने की योजना बनाई थी, इसलिए उसे पौधों को कपड़े में बदलने के लिए कुछ मशीनों की जरूरत थी। काम पूरा करने के बाद उसे कई बड़े जनरेटर मिले और उसने उन्हें रख लिया। फिर वह पिछले दरवाजे से बाहर निकली और खुले मैदान में सौर पैनलों, सोलर पैनल्स की कतारें देखीं। उसने चारों ओर देखा और वहां कोई नहीं था। चूंकि किन लूजी ने कहा था कि यहां कोई झोंबी नहीं है, इसलिए उसने अकेले जाने की हिम्मत की। हाथ के एक झटके के साथ उसने सौर पैनलों को अपने स्पेस में इकट्ठा कर लिया। उसने उन्हें खोलने, डिसमेंटल की जहमत तक नहीं उठाई। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वह इमारत में लौटी और देखा कि जिनजुयान उसे ढूंढ रहा था। वह दौड़कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जी, तुम कहाँ थी? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। जियाओ, लिजी ने उसे करीब खींचा और धीमी आवाज में कहा, भैयान, मुझे पीछे कई जनरेटर और ढेर सारे सौर पैनल मिले। हमें किसी दिन उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। जब उसने उसकी बात सुनी तो जिन जुआन ने आह भरी और कहा, फिर भी तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था। तुम्हारा अकेले जाना खतरनाक है। जियाओ लिजी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, भाईयान, अगली बार मैं आपको बता दूंगी। उसका सिर थपथपाते हुए जिन जुआन ने कहा, जी, मेरा मतलब तुम्हारी आजादी को रोकना नहीं था। मैं बस तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मुझे पता है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह किसी भी आपात स्थिति में अपने स्पेस में जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के उपायों को दिल पर नहीं लिया। लेकिन जिन जुयान को नहीं पता था कि वह अपने स्पेस के अंदर जा सकती है। उसके लिए उसकी चिंता करना सामान्य था। यह देखकर कि वह मान गई और उसे बुरा नहीं लगा, जिन जुयान ने उपदेश देना बंद किया और कहा, चलो चलें,
हमें अंधेरा होने से पहले झोंबी का सफाया कर देना चाहिए। ठीक है। किन लिजी को अपने रडार और मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए वे झोंबी को अधिक कुशलता से साफ करने में सफल रहे और उस क्षेत्र को ढूंढ लिया जहां झोंबी इकट्ठा हुए थे। छात्रावास, डॉर्मेट्रीज। जैसे ही वे करीब पहुंचे, झोंबी की दहाड़ें पूरे इलाके में गूंज उठीं, क्योंकि वे स्टील के गेट की ओर दौड़े और उसे पीटने लगे। गेट के सामने खड़े होकर जिन जुयान ने कहा, शेन जिंझे, गांव बोहाई, मुझे एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के लिए आप दोनों की मदद चाहिए। यह सुनकर वे दोनों आगे बढ़े और बोले, कप्तान, कृपया हमें अपना आदेश दें। आप दोनों ने अभी अभी अपनी क्षमताएं जागृत की हैं और आपके पास ज्यादा ऊर्जा नहीं है, इसलिए मेरे पास आप दोनों के मिलकर काम करने का एक विचार है, जिनजुयान ने कहा। झोंबी की भीड़ की ओर इशारा करते हुए उसने जोड़ा, शेन जिंझे, मैं चाहता हूं कि तुम एक आग का गोला, फायरबॉल, बनाओ और उसे झोंबी की ओर फेंको। साथ ही गांव बुहाई एक बवंडर, टॉर्नेडो, बनाएगा और उसे आग के गोले के साथ मिला देगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या बवंडर को सोखने के बाद आग के गोले की मार्क क्षमता बढ़ाना संभव है। जब सैनिकों ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी क्षमताओं के साथ केवल अकेले ही लड़ सकते हैं और यहां तक कि अपने कप्तान की नकल करते हुए अपनी क्षमताओं को अपनी तलवारों के साथ जोड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी क्षमताओं का उपयोग करने का तरीका केवल कुछ तकनीकों तक ही सीमित नहीं था। शेन जिंझे और गांव बोहाई ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अपना हाथ उठाते हुए शेन जिंझे ने एक आग का गोला बनाया। जैसे ही सबने शेन जिंझे की नीली लपटें देखीं, वे हैरान रह गए। इससे पहले उन्होंने अपने कप्तान की काली लपटें देखी थीं। अब वे अपने भाई की नीली आग देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अन्य तत्व प्रकार की क्षमताओं की तुलना में अग्नि प्रकार, फायर टाइप की क्षमताओं में अधिक विविधता थी। जबकि सैनिक विस्मय के साथ आग के गोले को घूर रहे थे, जिन जुयान और जियाओ लिजी दोनों ही आश्चर्यचकित थे। भले ही अग्नि प्रकार की क्षमता को सबसे मजबूत आक्रमण प्रकार की क्षमताओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उनकी शक्ति खुद आग पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए, शेन जिंझे की नीली आग, इसका तापमान साधारण अग्नि प्रकार की क्षमता से अधिक होने के कारण इसे उच्च श्रेणी, हाई ग्रेड, के अग्नि प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वहीं लाल आग को निम्न श्रेणी, लो ग्रेड, और नारंगी आग को मध्यम श्रेणी, इंटरमीडिएट ग्रेड, के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जहां तक जिन जुयान की काली लपटों की बात थी, दुनिया के अंत के 5 साल बाद भी कोई भी इसकी श्रेणी निर्धारित नहीं कर पाया था। प्रत्येक तत्व प्रकार की क्षमता में ऐसी श्रेणियां थीं जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य में अंतर करती थीं। यहां तक कि जब एबिलिटी यूजर एक ही स्तर पर होते थे, यदि उनकी लपटें अलग अलग श्रेणियों की होती थीं, तो उनकी लड़ाई का परिणाम शुरू होने से पहले ही तय किया जा सकता था। जब तक कि निम्न श्रेणी की आग वाले के पास दूसरे पक्ष की तुलना में 50% अधिक ऊर्जा न हो, उनके लिए जीतना असंभव होता था। शेन जिंझे द्वारा आग का गोला बनाने के बाद गांव बोहाई ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, शेन जिंझे ने अपना आग का गोला झोंबी की ओर फेंक दिया। अगले ही पल हवा तेज हुई और जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा एक बवंडर उठा और आग के गोले की ओर उड़ा। धूम! जैसे ही आग का गोला और बवंडर आपस में टकराए, एक तेज विस्फोट सुनाई दिया। हवा और धूल ने वातावरण को भर दिया, जिससे उनकी दृष्टि बाधित हो गई। क्या यह विफल हो गया? शेन जिंझे बड़बड़ाया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी आग पर से नियंत्रण खो दिया है। अचानक हवा और तेज हो गई और उनके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने आखिरकार देखा कि आग का गोला गायब हो चुका था, लेकिन बवंडर अब लगभग 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर व्यास वाला हो गया था और नीली लपटों से ढका हुआ था। यह देखकर सैनिक दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि हवा को नियंत्रित किया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से वह आग का गोला ही था जिसे बवंडर ने सोख लिया था और नियंत्रित कर लिया था।
गांव बोहाई अन्य बच्चों की तुलना में अधिक शक्ति और सहन शक्ति के साथ पैदा हुआ था। इसलिए जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ताकत और कदकाठी भी बढ़ती गई। भले ही वह एक सैन्य डॉक्टर था, लेकिन उसके युद्ध कौशल दूसरों से कम नहीं थे। इसलिए वह अक्सर सपोर्ट टीम के बजाय अटैक टीम में शामिल होता था। उसके आक्रामक स्वभाव के कारण उसकी हवा की शक्ति भी एक सामान्य पवन प्रकार विंड टाइप की क्षमता से अधिक उग्र थी। इस समय वह बवंडर के अंदर आग को भड़कते हुए महसूस कर सकता था। उसने शेन जिंझे की ओर देखा और देखा कि अब उसका अपनी नीली आग पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, जिसका अर्थ था कि लपटें एक जंगली घोड़े की तरह थीं। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने बवंडर में और अधिक ऊर्जा डाली। इसके बाद ही वह आखिरकार आग को वश में करने में सक्षम हुआ। जब बवंडर आखिरकार स्थिर हो गया, तो उसने अपना हाथ हिलाया और बवंडर ऊपर की ओर उड़ा। जैसे ही वह झोंबी के ऊपर पहुंचा, उसने अपने हाथ नीचे की ओर झटके। धुम, कड़क, वुशश, रोर। जैसे ही बवंडर जमीन से टकराया, उसने झोंबी के एक समूह को निगल लिया और अपनी नीली लपटों से आस पास के झोंबी को जलाना शुरू कर दिया। झोंबी जलने लगे और जो बवंडर के अंदर फंस गए थे, उन्हें भीषण हवा ने टुकड़ों में काट दिया। हर किसी ने इस मंजर को उत्साह और आश्चर्य भरी आंखों से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दो क्षमताओं को मिलाकर इतना शक्तिशाली परिणाम मिल सकता है। यदि वे क्षमताओं का सबसे अच्छा संयोजन ढूंढ सकें, तो वे युद्ध में अधिक प्रभावशाली और कुशल होंगे। ऊर्जा और सहन शक्ति खत्म होने का जोखिम भी कम होगा। 5 मिनट तक बवंडर को नियंत्रित करने के बाद गांव बोहाई के माथे पर ठंडे पसीने की एक पतली परत उभर आई और उसके होंठ सफेद पड़ गए। यह देखकर जिनजुयान ने कहा, गांव बोहाई, बस करो। जैसे ही उसने अपने कप्तान का आदेश सुना, गांव बोहाई ने बवंडर पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। बिना किसी के नियंत्रण के बवंडर छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि ऊर्जा समाप्त होने पर वह पूरी तरह गायब नहीं हो गया। जियाओ लिजी ने अपने बैकपैक से पानी की एक बोतल निकाली और उसे देते हुए कहा, भाई, थोड़ा पानी पी लो। अग्नि बवंडर के कारण तापमान कई डिग्री बढ़ गया था और अपनी लगभग सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद गांव बोहाई वास्तव में प्यास महसूस कर रहा था। इसलिए उसने पानी स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद भाभी। जियाओलिजी उसे टोकना चाहती थी, लेकिन सैनिक पहले ही उसे और जिनजुयान को किस करते हुए देख चुके थे। अगर वह कहती कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो सैनिक उसे चिढ़ा सकते थे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने इस छोटी सी बात पर ध्यान न देने का फैसला किया। यह सिर्फ एक शीर्षक था, और अगर वे उसे भाभी बुलाते, तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस भी कम नहीं होने वाला था। उसके पीछे खड़े जिनजुयान ने उसकी हिचकिचाहट देखी। जब अंत में उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। उसने सैनिकों की ओर देखा और कहा, अपनी क्षमता का उपयोग करके आप कैसे लड़ते हैं, इस पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है। आपको केवल अपने लिए सबसे आरामदायक लड़ने की शैली ढूंढनी होगी। यहां तक कि एक ही प्रकार की क्षमता वाले लोगों की लड़ने की शैली उनके उपयोगकर्ता के आधार पर अलग अलग होगी। इसीलिए अपनी क्षमता का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करें और इस बात की चिंता न करें कि आपकी लड़ने की शैली सबसे अच्छी है या नहीं, या आपकी क्षमता का प्रकार सबसे मजबूत है या नहीं। जब सैनिकों ने उसकी बातें सुनी, तो उन्होंने अपनी रीढ़ सीधी की और एक स्वर में उत्तर दिया, समझ गए। अग्नि प्रकार, पवन प्रकार और धातु प्रकार की क्षमताओं की शक्ति देखने के बाद जिन लोगों के पास अन्य क्षमताएं थीं, उन्हें लगा कि उनकी क्षमताएं उतनी उपयोगी नहीं हैं, विशेष रूप से ज्यों क्यूई को, जिसके पास स्पेस प्रकार की क्षमता थी। वह उदास था, यह सोचकर कि वह टीम के लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अपने कप्तान की बातें सुनने के बाद उसका मूड सुधर गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भले ही उसकी क्षमता उसके भाइयों की तरह कूल नहीं थी, लेकिन यह अधिक व्यावहारिक थी। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर किनारे पर पड़े कई बड़े पत्थरों पर पड़ी। उधर जाकर उसने उन्हें इकट्ठा किया और वापस लौट आया। जिनजुयान ने अपने आदमियों की ओर देखा और देखा कि उनका मनोबल ऊंचा था।
ये उनके लिए लड़ने का सबसे अच्छा समय था। उसने वेनमो की ओर देखा और कहा, वेनमो, गेट खोलो। जी कप्तान। क्लैंग। क्रैश। कई लड़ाइयों के बाद वेनमो का अपनी क्षमता पर नियंत्रण बेहतर हो गया था। अब उसे केवल अपना हाथ लहराने की जरूरत थी और धातु का गेट झोंबी की ओर उड़ गया, जिससे कई झोंबी तुरंत कुचल गए। जैसे ही गेट उखड़ा, झोंबी मूसलाधार लहर की तरह बाहर निकल आए। रोरर! झोंबी की दहाड़ की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, क्योंकि वे अपने सामने मौजूद स्वादिष्ट भोजन को पाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। झोंबी को तेजी से आते देख सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और उन्हें काटना शुरू कर दिया। जियाओ लिजी ने अपना खंजर निकाला और लड़ाई में शामिल हो गई। जहां तक जिन जुयान की बात थी, उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसके करीब रहा। सैनिकों के विपरीत उन्होंने अपनी क्षमताओं का सीधे उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अपने हथियारों को उनसे ढक दिया, जिससे उनकी तीव्रता और स्थायित्व बढ़ गया। पीछे खड़े ज्यो क्यूई ने आसपास के माहौल को स्कैन किया और देखा कि एक झोंबी एक सैनिक की ओर हाथ बढ़ा रहा है। यह देखकर उसने अपना हाथ लहराया और अपने स्पेस से वह एक बड़ा पत्थर बोल्डर निकाला, जिसे उसने पहले इकट्ठा किया था। क्रैश! जैसे ही वह पत्थर हवा में प्रकट हुआ, वह जमीन पर गिर गया, जिससे झोंबी कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गया। पत्थर के अचानक प्रकट होने से सैनिक चौंक गए और उसे देखने के लिए मुड़े। ज्यों क्यूई अपने सफल प्रयोग से बहुत खुश था। अपने भाइयों की तुलना में, जिन पर काला खून और सड़ा हुआ मांस उछल रहा था, क्या उसका लड़ने का तरीका अधिक आरामदायक और साफ सुथरा नहीं था? एक नए आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, भाइयों, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, पीठ संभालूंगा, चिंता मत करो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपना हाथ लहराया, पत्थर को वापस अपने स्पेस में जमा किया, फिर उसे दोबारा निकालकर झोंबी के दूसरे समूह को कुचल दिया। वह पत्थर एक वैन के आकार का था और एक प्रहार के साथ वह 3 से 5 झोंबी मार सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्षेत्र कितना भीड़भाड़ वाला था। अन्य सैनिकों की तुलना में उसकी मारने की गति तेज थी। जियाओ लिजी ने इस पर ध्यान दिया और मुस्कुराई। स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर्स के लिए लेवल बढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि उनकी क्षमताएं अन्य प्रकारों की तरह ऊर्जा की खपत नहीं करती थीं। भले ही वे क्रिस्टल कोर सोख लें, फिर भी उन्हें आगे बढ़ने में सालों लग जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता की ऊर्जा और अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, दोनों को बढ़ाने की जरूरत थी। उनकी प्रगति को तेज करने का एकमात्र तरीका अपनी मानसिक ऊर्जा को बार बार खत्म करना था, और ऐसा करने के लिए उन्हें लगातार अपने स्पेस से वस्तुओं को जमा करना और बाहर निकालना पड़ता था। चूंकि वस्तुओं को जमा करने और निकालने की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सीमित थी, इसलिए ऊर्जा को पूरी तरह खत्म करना और फिर से भरना कठिन था। लेकिन जियो क्यूई की लड़ने की शैली के साथ वह अपनी ऊर्जा को तेजी से खत्म कर सकता था, जिससे उसके अगले लेवल पर पहुंचने की संभावना बढ़ गई थी। वह हैरान थी कि जियो क्यूई ने यह तरीका ढूंढ लिया था। 5 साल बाद भी लेवल 3 तक पहुंचने वाले स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर्स को उंगलियों पर गिना जा सकता था, और कोई भी उनकी धीमी प्रगति का कारण नहीं जानता था। जियाओ लिजी भाग्यशाली थी कि उसे यह जानकारी मिली, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में पे यिजुन और फेंग युन के बीच की बातचीत को छिप कर सुना था। फेंग युन एकमात्र लेवल 4 स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर था, और एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपनी क्षमता का उपयोग आक्रामक रूप से कर सकता था। कई लोग इस जानकारी के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार थे कि वह अपनी स्पेस टाइप क्षमता का उपयोग कैसे करता है। इसलिए उसने अंततः रहस्य जानने से पहले महीनों तक उनकी टीम का पीछा किया था। दुर्भाग्य से जानकारी बेचकर लाभ कमाने से पहले ही मो बिंगस्यू ने उसकी हत्या कर दी थी। यह देखते हुए कि उसका मन फिर से भटक रहा है, जिन जुयान दौड़कर आया और बगल से आ रहे एक झोंबी को लात मारकर दूर फेंकते हुए कहा, अजी, ध्यान लगाओ। उसकी बात सुनकर जियाओ लिजी अपनी यादों से बाहर आई। उसकी त्योरियां देखकर वह जान गई कि वह फिर से अपनी यादों के जाल में फंस गई थी।
यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या है या उसे कैसे ठीक किया जाए। जिन जुयान ने देखा कि उसने फिर से ध्यान केंद्रित कर लिया है और राहत की सांस ली। जबकि वे दोनों झोंबी को पत्ता गोभी की तरह काट रहे थे, चेन कियानफेंग संघर्ष कर रहा था। जैसे ही उसने एक झोंबी की गर्दन काटी, दूसरे ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही वह एक तरफ हटा, उसने झोंबी पर पानी का एक गोला वाटर बॉल फेंका। छपाक! रोर! पानी का गोला झोंबी के सिर पर लगा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही इसने संपर्क किया, इसने केवल छपाक की आवाज की और पानी के पूल में बदल गया। उसकी क्षमता ने झोंबी को केवल उसका चेहरा धोने में मदद की थी। यह देखकर कि उसकी क्षमता कितनी बेकार थी, चेन कियानफेंग हताश हो गया। उसने जियाओ लिजी की ओर देखा और अपना जबड़ा भींच लिया। वे दोनों जल तत्व, वाटर टाइपर वाले एबिलिटी यूजर थे, तो फिर उनकी शक्तियों में इतना अंतर क्यों था? रोर! झोंबी को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी और उसने अपने सड़े हुए हाथ बढ़ाकर उसका सिर पकड़ने की कोशिश की। अपना शरीर घुमाते हुए उसने अपनी तलवार चलाई और पीछे से झोंबी का सिर सफाई से काट दिया। झोंबी को मारने के तुरंत बाद दो और वहां झपट्टे। यह देखकर उसने सोचा, काश मैं अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर पाता और इन झोंबी को गोलियों से मार देता, तो कितना अच्छा होता। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, उसकी आंखें चमक उठीं। पानी के गोले से झोंबी को न मार पाने का कारण यह था कि इसमें घनत्व, डेंसिटी और गति की कमी थी। अगर वह पानी के गोलों को धातु की गोलियों की तरह सख्त कर सके और उन्हें बंदूक की तरह तेजी से चला सके, तो वह झोंबी के सिर में छेद करने में सक्षम होगा। जैसे ही यह विचार बना, चेन कियानफेंग ने तुरंत इसे व्यवहार में लाया। इस बार उसने पानी का बड़ा गोला नहीं बनाया। इसके बजाय उसने अपने हाथ उठाए, अपनी 3 उंगलियां मोड़ी और अपनी तर्जनी, फोर फिंगर और मध्यमा, मिडिल फिंगर के सिरे पर पानी का एक छोटा गोला बनाया। उसने पानी को संकुचित करते हुए और अधिक ऊर्जा डालना जारी रखा। झोंबी के उस तक पहुंचने से पहले ही पानी का वह छोटा गोला गोली की तरह सख्त हो गया था। अगले ही पल उसने अपनी कलाई को झटका दिया। हुश! कड़क! कड़क! पानी की वह छोटी गोली तेज गति से आगे बढ़ी और तुरंत झोंबी के सिर के आर पार हो गई। प्रत्येक झोंबी की खोपड़ी पर राजमा, रेड बीन के आकार का छेद दिखाई दिया। अगले ही पल वे धप से जमीन पर गिर पड़े।